नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल झलको दिल्ली में और मैं हूं मानवेंद्र प्रताप सिंह। आज बात करते हैं जो कि दिल्ली का एक ज्वलंत मुद्दा है कि प्रवासियों के दिल्ली में आने से कितना प्रभाव राजनीतिक तौर पर पड़ा है और दिल्ली पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। आज इसकी चर्चा करते हैं। दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं है, सपनों का शहर है। कईयों के लिए एक तरह से ड्रीम होता है दिल्ली में रहना, और वही सारे सपने लेकर बहुत सारे प्रवासी दिल्ली आते हैं। चाहे वो राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, पश्चिम बंगाल से हो, ये सारी जनता दिल्ली आती है और अपने रोजगार के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने परिवार के बेहतर जीवन के लिए दिल्ली में आकर वो बसते हैं। और उनको उम्मीदें दिल्ली से भी रहती हैं, और धीरे धीरे जो ये संख्या है वो इतनी बड़ी है कि उनका एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी है, और वो दिल्ली की राजनीति को एक तरह से बदलाव भी दे रहे हैं। तो दिल्ली सिर्फ अपने पुराने प्रतीकों के लिए ही नहीं जानी जाती है। अब जो प्रवासी हैं, उनकी मेहनत से जो बनाई दिल्ली है, उसमें उनके राजनीतिक प्रभाव के लिए भी जानी जाती है। और जो उनका बढ़ता प्रभाव है उससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाते हैं। कोई भी पार्टी हो, वो इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनको अपने राजनीतिक हितों के लिए इनको साधना ही पड़ता है। अगर आप उनको नहीं साधेंगे तो आपका जो गेम है वो नहीं बन पाएगा दिल्ली में, ये तो क्लियर हो जाता है। और रही बात दिल्ली में मतदाताओं के लेवल पर उनकी संख्या, तो वो तो एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी भी महानगर में आप देखेंगे भारत के, उसमें प्रवासियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है और उनकी जो राजनीतिक आवाज़ भी है वो धीरे धीरे ही बनती है। जब आप अच्छे नंबर में किसी शहर में जाते हैं तो आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हो जाता है। 90 के दशक के बाद जो मुंबई में देखा गया, वो अब धीरे धीरे यहाँ पर भी है। दिल्ली में भी अच्छा खासा प्रभाव अब प्रवासियों का हो चुका है। और ये बात सिर्फ उनके वोट तक ही सीमित नहीं है, अब वो एक तरह से सरकार बदलने और सरकार बनाने में भूमिका अदा करते हैं, और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये चेंज आया है प्रवासियों के दिल्ली में आने से। और प्रवासियों की अगर बात करें तो दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली में प्रवासियों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो 2022-23 में जो आर्थिक सर्वेक्षण था, उसके जो आंकड़े आए हैं दिल्ली सरकार के, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि दिल्ली में प्रवासियों की जो संख्या है वो लगभग लगभग जो जन्म मृत्यु दर का जो डिफरेंस है उससे करीब करीब 3 गुना बढ़ रही है। मतलब कि अगर 10 लाख लोग जन्म मृत्यु के डिफरेंस से जनसंख्या बढ़ाते हैं दिल्ली में, तो करीब करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो कि प्रवासी हैं, और वो साल दर साल ऐड होते हैं, जो कि जनसंख्या में एक महत्वपूर्ण योगदान दिल्ली में निभा रहे हैं, और वो एक वोट बैंक में भी तब्दील हो रहे हैं। करीब करीब इन 10 सालों में दिल्ली की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई है। जो कि पहले 1.78 करोड़ थी, वो अब 3.38 करोड़ हो चुकी है, जो कि लगभग दूना है। और ये जनसंख्या सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों की वजह से नहीं बढ़ी, उसमें प्रवासियों का, पूर्वांचलियों का अहम योगदान है, क्योंकि उनको उनके माइग्रेशन से संख्या बढ़ी है और उनका वोटों में भी अच्छा खासा प्रभाव बढ़ा है। दिल्ली जैसे शहर जिनका कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है और आज़ादी से पहले से बनाया हुआ है, तो जब भी संख्या बढ़ेगी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि आपके पास जनसंख्या का जो भार है वो बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह आप खुद ही देख रहे हैं कि 10 सालों में अगर जनसंख्या दूनी हो रही है, तो क्या सही मायने पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे सरकारों ने इतना काम किया है कि दिल्ली उन सबको समाहित कर ले? और इस जनसंख्या वृद्धि से जो बुनियादी ढांचे हैं दिल्ली का, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जब सरकारों को जनसंख्या के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं आता, तो ये समस्याएं और बढ़ जाती हैं। किसी भी बड़े शहर में आप देखेंगे, चाहे मुंबई हो, बैंगलोर हो, प्रवासियों के आने से डेमोग्राफिक जो चेंज होता है, उससे पूरा पैटर्न भी चेंज होता है। वोटिंग पैटर्न तो एक बात है, पर आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आता है, और उन बदलावों को सरकारें एड्रेस करने में फेल हुई हैं। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, ये किसी भी बड़े महानगर की आप बात करेंगे जहाँ पे माइग्रेशन होता है अच्छा खासा, वहाँ पे ये समस्या बनती ही बनती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है, मतदाता भी बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 22-23 से लेकर अभी तक जो मतदाताओं की भी संख्या है वो करीब करीब 5-6 लाख बढ़ चुकी है। पहले जो जनसंख्या 1.48 करोड़ थी, वो 1.53 करोड़ हो चुकी है। तो क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नए वोट ऐड हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में करीब करीब 83 लाख पुरुष वोटर हैं, और महिलाओं की जो संख्या है वो करीब करीब 71 लाख है। तो इससे भी क्लियर समझ में आता है कि यहाँ पर जो विमेन वोटर्स हैं उनका बहुत प्रभाव है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। इनफैक्ट उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों तक को लगा दिया कि आप डेटा कलेक्शन करिए और आप
महिलाओं तक ये मैसेज पहुंचाइए कि नहीं, अरविंद केजरीवाल 2100 रुपये दे रहे हैं। 1000 रुपये की जो बात थी पहले, वो बहुत दिन से रुकी हुई है दिल्ली सरकार में। और दिल्ली का जो मॉडल है वो ऐसा है कि बिना एलजी के अप्रूवल के आप फर्दर पैसा बांट भी नहीं सकते हैं। तो आप घोषणा ही कर सकते हैं। जब आप सरकार में आ जाएंगे तो भले ये पैसा लोगों के खाते में जाएगा, पर अभी ये जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एलजी जैसे ही आप इसको अप्रूव करेंगे, एलजी शायद उस पर रोक लगा दें। और जैसा कि चुनाव भी आने वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। पर हाँ, उन्होंने मैसेजिंग अच्छी करी है। उन्होंने ये देखा कि अगर हम 2100 का दावा यहाँ पे चल देते हैं, तो जैसे महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, तो दिल्ली में भी ये चल जाएगा। और शायद जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ उमड़ी थी, तो अरविंद केजरीवाल का ये दांव अच्छा माना जा रहा है। और जब वोटर लिस्ट में नाम ऐड होने की बात होती है या निकालने की बात होती है, उसका झगड़ा आपको हर दिन दिल्ली में दिख जाएगा। अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उसके नेता हो, सब लोग वोटर संख्या के बढ़ाए और घटाए जाने को लेकर रोज रोज विवाद खड़े कर रहे हैं। आप देखेंगे कि खुद नई दिल्ली सीट पर, जहाँ पे कि अरविंद केजरीवाल खुद विधायक हैं, वहाँ पे भी करीब करीब 12% के वोटों का डिफरेंस बताया जा रहा है कि मतलब कुछ संख्या घटी है, कुछ बढ़ी है। तो जो नेट डिफरेंस है वो करीब करीब 12% का आ रहा है, जो कि इतना आम डिफरेंस नहीं है। अगर 5 सालों में इतना डिफरेंस आ रहा है तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो भी जो सबसे प्राइम कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ की बात हो रही है ये। पर जो भी प्रवासी है उसको सारी पार्टियां मतदाता के रूप में देखती हैं, वोट बैंक के रूप में देखती हैं। और दिल्ली सभी से मिलजुल कर बनी है। उसमें दिल्ली के अपने लोग भी हैं जो कि वहाँ के मूल निवासी थे, और जो प्रवासी ऐड होते रहे हैं वो भी दिल्ली के अब मूल निवासी बनते जा रहे हैं। उनका वोटर वहाँ पे है, वहाँ उनका वोट लिस्ट में नाम है, वो अपनी तरह से खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं। तो जो भी पार्टी हो वो प्रवासियों को इग्नोर नहीं कर सकती है। और इसीलिए प्रवासी सेंट्रिक भी योजनाएं बनाती हैं पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो ये काम कर रही हैं और वो एड्रेस कर रही हैं इस चीज़ को कि नहीं, इनका महत्व है और आप इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हैं। और जो ये बदलती राजनीति है उसके बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं। जो मध्यम वर्ग है और जो प्रभुत्व वर्ग है दिल्ली का, वो काफ़ी हद तक नाराज़ भी रहता है आम आदमी पार्टी से। उनको लगता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको नहीं एड्रेस किया जा रहा है। जो प्रदूषण की समस्या है, रोड की समस्या है, या बिजली पानी के समस्याएं हैं, उनको नहीं एड्रेस किया जा रहा है। और सारा काम फ्रीबीज के लिए किया जा रहा है, सारा काम फ्रीबीज में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी तरफ सरकारें ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, और वहाँ पर जो वोट बैंक है उसको ज़्यादा एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि वो सरकारें बना रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो इस वजह से भी उन वोटरों पे कोई रिस्क नहीं ले सकता है। आप एक बार को जो वोटर्स हैं जो कि मिडिल क्लास है, जो शायद वोट करने भी नहीं जाता है कई बार, उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। पर जो लोग आपके लाभार्थी वर्ग हैं, जो आपको वोट करते आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में भले नरेंद्र मोदी को नाम पे वोट करते हों, पर विधानसभा के चुनाव में हमेशा वो अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही वोट करते हैं। और उनकी जो योजनाएं हैं, जो जिनसे उनको लाभ मिल रहा है, वो साफ साफ दिखाता है कि वो उनके नाम पर ही वोट करते हैं। और इस वजह से जो मध्यम वर्गीय जो पूरा स्ट्रक्चर है दिल्ली का, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से नाराज़ दिखता है। लास्ट के 2 चुनाव में उनको बड़ी उम्मीदें थीं और वो आम आदमी पार्टी के साथ आए भी थे, क्योंकि आप अगर 67 सीटें जीत रहे हैं, 62 सीटें जीत रहे हैं, तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि मध्यम वर्ग आपके साथ ना हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। भले बीजेपी का एक वोट बैंक फिक्स है, पर जो आम आदमी पार्टी की स्कीम्स हैं, जिसमें चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस योजना हो, या आप फ्री बिजली करते हैं, फ्री पानी करते हैं, उससे भी मध्यम वर्ग को भी फ़ायदा होता है। पर उसका जो ज़्यादा लाभार्थी वर्ग है वो है जो कि लोअर मिडिल क्लास है, और वो लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं, प्रवासी हैं। और उसमें उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जिनकी आय निम्न वर्ग की है, और उनको इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर मान लीजिए किसी की 10,000 की आय है और 12 से 1500 रुपए भी उसके महीने के बच जाते हैं बिजली पानी से, तो वो ऑब्वियस है आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाएगा। और ये जो स्कीम के जनक हैं वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही हैं। उन्होंने ही ये पूरा कल्चर बढ़ाया है, और इसको आगे बाकी पार्टियां भी ले जा रही हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, सारी जो फ्रीबीज की जो योजनाएं होती हैं वो दूसरी पार्टियां भी अपना रही हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और ये जो शुरुआत थी वो अरविंद केजरीवाल ने ही करी थी, और उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। तो आप योजनाएं तो बना सकते हैं, पर उससे जो उसका लाभार्थी वर्ग एक्चुअल में नहीं है, मतलब जिसकी जो अच्छे प्रभुत्व लोग हैं, जिनका जिनका की आय ठीक ठाक है। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए भी आप दिल्ली में कमाते हैं, तो आपको अच्छी खासी इनकम मानी जाएगी दिल्ली के हिसाब से। और आप उस समय 1500-2000 रुपये अगर आपको बिजली पानी के लिए भी देना पड़ रहा है, तो आप शायद उसके लिए कोई
इशू नहीं क्रिएट करेंगे और आप उसकी वजह से आप सरकार गिराएंगे भी नहीं, बनाएंगे भी नहीं। पर जिसकी आय कम है वो उसके लिए सरकार गिरा भी सकता है, बना भी सकता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी हैं, पूर्वांचली लोग भी उनमें हैं, जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनका की आय कम है, जो कम आय वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से इन योजनाओं पे अरविंद केजरीवाल के साथ दिखते हैं और उनको बार बार वोट करके जिताते हैं। अभी हाल फिलहाल में पर्यावरण को लेकर बहुत सारे बात उठाई गई। दिल्ली में इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है। आप अगर AQI की न्यूज़ देखेंगे, जैसे ही सर्दियां चालू होने वाली होती हैं, दिवाली से पहले ही ये चालू हो जाता है और बहुत लंबे समय तक रहता है और गाहे बगाहे लोग इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जब पहले आए थे 2020 में, उन्होंने बोला था कि नहीं, कूड़े का पहाड़ हटा देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें कि प्रदूषण को पूरी तरह से मुक्त कर देंगे दिल्ली से, पर ऐसा नहीं हो पाया। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मध्यम वर्ग जो कि बेसिक सुविधाओं का महत्व जानता है और अच्छे पर्यावरण का और अच्छे एनवायरनमेंट का महत्व जानता है, प्रदूषण ना होने का महत्व जानता है, वो काफ़ी हद तक अरविंद केजरीवाल से नाराज़ है, क्योंकि इन दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। भले शायद आप चुनाव जीत हार नहीं रहे हों, पर अगर आप नैरेटिव बिल्डिंग की बात करेंगे तो ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो व्यापारी कम्युनिटी है, जो कि एक बड़ी कम्युनिटी है दिल्ली में, और आप कह लीजिए कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो कि एक अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। भले वो वोटों में इम्पैक्ट ना दिखाता हो, पर जब भी बात होगी इस मुद्दे की तो अरविंद केजरीवाल को हमेशा घेरा जाता है, क्योंकि उनके उनके वादों से और जो असलियत में जो परिवर्तन आया है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऐसा भी नहीं है कि प्रवासियों ने दिल्ली के अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दिया, उनका बहुत योगदान है। वो आते हैं, दिल्ली में मेहनत करते हैं और दिल्ली में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में प्रवासियों का बहुत योगदान है। वो राजनीतिक तौर पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था के तौर पर भी योगदान देते हैं। हाँ, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम हैं अपने इलाकों में, चाहे वो बिहार की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। वो आते हैं दिल्ली कमाने के लिए, और वो जो कमाई है वो दिल्ली में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी छोटी कंपनियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बहुत बहुत छोटे छोटे कंपनीज़ हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। डेली का जो निर्माण कार्य होता है, उसमें भी बहुत सारे मजदूर लगते हैं, जो कि इन्हीं सब जगहों से आते हैं और मजदूरी करते हैं, जो कि दिल्ली को संवार रहे हैं, बना रहे हैं। और धीरे धीरे वो दिल्ली में बसते भी जा रहे हैं, और दिल्ली में बसने की वजह से ऐसा है कि उनको सुविधाएं जो दिल्ली सरकार दे रही है, उसका उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और भले वो दिल्ली का एक एडवांटेज ये है कि दिल्ली पूरा NCR की तरह काम करती है, कि आप दिल्ली में रह सकते हैं और आप गुड़गांव में काम कर सकते हैं, नोएडा में काम कर सकते हैं, या फरीदाबाद में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सटा हुआ है दिल्ली से। तो आप दिल्ली में कम पैसे में रह सकते हैं, कम खर्चे में अपना खर्चा चला सकते हैं और अपना परिवार का और अपना पालन पोषण कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि दिल्ली में रहने वालों की संख्या बढ़ती रहती है। आप ये काम गुड़गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि गुड़गांव का जीवन स्तर और वहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है दिल्ली की जो जनसंख्या बढ़ाने में। इसलिए भी दिल्ली लोगों के लिए पहली पसंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ रहना आसान है और सस्ता है। और इसका एक राजनीतिक इफेक्ट ये है कि आम आदमी पार्टी को आप देख लीजिए, उनका जो कोर वोट बैंक है वो अब यही बनता जा रहा है। मतलब वो पूर्वांचलियों पे पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, झुग्गी झोपड़ियों के वोट पे पूरा डिपेंडेंट हैं, मुसलमानों के वोट पर पूरा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली ये पूरा वोट कांग्रेस का था। कांग्रेस हमेशा से यहाँ पे इन वोटों का रिप्रेजेंटेशन करती थी। बीजेपी कभी भी इन वोटों तक नहीं पहुँच पाई। जब 93 में चुनाव हुए थे और मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था, तो जनता दल ने झुग्गी झोपड़ियों के वोट और मुसलमानों के वोट काटे थे, तो बीजेपी को फायदा हुआ था और बीजेपी जीत गई थी। उसके बाद से कांग्रेस को ट्रेडिशनली ये वोट मिलता रहा 15 साल तक, और शीला दीक्षित उसी के दम पर हमेशा चुनाव जीतती रही। बीजेपी ने कोई अल्टरनेटिव खड़ा नहीं किया, तो उनका कोई सुनवाई भी 15 साल नहीं हुई। 2013 में ऐसा हुआ कि जो एंटी करप्शन मूवमेंट था, उसकी वजह से पूरा शिफ्ट हो गया ये वोट, और ये वोट शिफ्ट होके आम आदमी पार्टी के पास चला गया। तो आम आदमी पार्टी के जो पुराने नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इन झुग्गी झोपड़ियों में काम करते थे, और उनकी यादें लोगों के मन में बसी हुई हैं, और लोग ये देखते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए पहले अच्छा काम किया है। चाहे NGO के रूप में जब काम करते थे, तो वो उनके साथ खड़े रहते थे, और ये बात जो है उनको हमेशा याद रहती है, और इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। अगर आप बाकी लोगों को हटा भी दें, सिर्फ पूर्वांचलियों का भी आप जोड़ दें, तो करीब करीब 30% का जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको दिल्ली में मिलेगा। और करीब करीब 29 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और वो जीत हार का फैसला तय करते हैं। तो ये भी एक ऐसा कारण है जिसको कि आम आदमी पार्टी की जीत में एक मेजर कंट्रीब्यूटर माना जाता है। उनके पास लोकल लीडरशिप है जो कि इस वोट को एड्रेस करती है, और
उन्होंने अच्छा खासा इनके लिए काम किया है। तो अगर आप ये जो योजनाएँ हैं और लोगों तक पहुँचा देंगे तो आपको डायरेक्ट इसका फ़ायदा तो होगा ही। पहले वोट ट्रांसफ़र हुआ एंटी करप्शन के मूवमेंट के नाम पर। उसके बाद से जब ये योजनाएँ लागू हो गईं, फ्री पानी, फ्री बिजली, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हुआ और ये जो 30 सीटें हैं वो हमेशा से निर्णायक रही हैं और इसका जो झुकाव है सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ रहता है। और इस वजह से भी अगर कांग्रेस नहीं अच्छा करती है तो बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता है बहुत दूर हो जाती है। और इस वजह से भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी हमेशा इन दोनों चुनाव में अच्छा कर कर रही थी और आगे भी अगर आप देखेंगे तो अगर अगर आप आगे भी देखेंगे तो वो इन सीटों पर अच्छा ही करेंगे। अब रही बात मुस्लिम वोटों की, तो मुस्लिम वोट ट्रेडिशनली तो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा। फिर जब आम आदमी पार्टी 2013 में आई तो वो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि कांग्रेस एक तरह से निरर्थक हो गई, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो उनको भी लगा कि नहीं, बीजेपी को तो वोट कर नहीं सकते हैं, तो उनके पास एक ही चारा था आम आदमी पार्टी। और अच्छी तरह से आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया। और अब जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं अगर आप बात कर लीजिए, चाहे वो सीलमपुर हो, ओखला हो, मुस्तफ़ाबाद हो, इन सब इलाकों में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की गहरी पहुंच है और उनको वोट अच्छी तरह से मिलता है। इस बार चुनाव में क्या होगा, कांग्रेस कितनी खड़ी होगी, कांग्रेस कितना नैरेटिव चेंज कर पाएगी, वो बात अलग है। पर अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे लास्ट के 2 चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिला है। चाहे उनकी योजनाओं को भी देख लीजिए, उन्होंने मौलवियों के लिए जो 10,000 रुपये थे उसको बढ़ाकर 18,000 भी कर दिया था और उनको बाकायदे पैसे दे रहे थे। पुजारियों के लिए तो उन्होंने अभी योजना निकाली है जो कि 18,000 देने की बात कर रहे हैं, जब चुनाव जीतेंगे तब देंगे। पर मुसलमानों के लिए, मौलवियों के लिए जो एक 18,000 का जो आर्थिक मदद थी वो हमेशा से चल रही थी। लास्ट के 7 महीने में वो पैसे नहीं पहुंचे हैं, पर आप देखेंगे कि उनका जो एक तरह से झुकाव था वो आम आदमी पार्टी की तरफ था और आम आदमी पार्टी ने उनको मदद भी करी है, इसलिए भी उनको अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं मुसलमानों से। अगर आप युवाओं की बात करेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी बात करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव दिखता है क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जो क्लेम आम आदमी पार्टी करती है उसका प्रभाव तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम वोटर्स पे पड़ेगा या जो युवा वर्ग है उन पे पड़ेगा। तो वो भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही जीते। अगर आप अच्छा स्कूल कर देंगे तो उनको ही फ़ायदा हो रहा है डायरेक्ट। और इस वजह से भी आप देख रहे होंगे कि न्यू कमर्स में भी और युवाओं में भी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा खासा एक उम्मीद सी जगती है और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी बेहतर कर सकती है। चाहे स्कूलों के नाम पर काम करें, कॉलेजों के नाम पे काम करें, जो भी हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ न्यू कमर्स अच्छी खासी संख्या में मूव कर रहे हैं। तो जो नए वोटर्स हैं वो भी डिसाइडिंग फैक्टर कुछ कुछ विधानसभाओं में हो जाते हैं और कई जगह अगर 2-3% भी देखें तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो वो भी आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा वोट बैंक है और उसको उन्होंने अच्छे से एड्रेस भी किया है। अब रही बात कि आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज क्या है, जो पंजाबी कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज है क्योंकि वो एक तरह से संपन्न है और उनको जो फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं क्रिटिक रहते हैं आम आदमी पार्टी के। उनको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर ध्यान नहीं देती और वो एक तरह से जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनका कि जो कम आय के लोग हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान रहता है और उनके लिए ही योजनाएं ज़्यादा बनती हैं। तो ये भी एक आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज है क्योंकि बीजेपी पूरा का पूरा वो वोट ले जाती है और उसके लिए उनके पास कारण भी है, हमेशा से बीजेपी के पास वो वोट रहा है। पर यहाँ पे इतनी कोशिशों के बाद भी आम आदमी पार्टी उनको लुभा नहीं पाई क्योंकि उसके पीछे उनको पता है कि हमारा जो कोर वोट बैंक है जो कि उन्होंने कांग्रेस से छीना है, वो एक तरह से इम्पैक्ट डालता है। जो मिडिल क्लास है उसके लिए हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं और बिजली पानी जो कि अच्छे लेवल पे पहुंच सके, रोड की जो समस्याएं हैं वो उनके लिए ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो जाते हैं रेदर देन फ्री बीज जो दिल्ली सरकार देती है। इस वजह से भी असंतोष बढ़ता है और उस असंतोष को एड्रेस करने के लिए आम आदमी पार्टी कुछ कर भी नहीं रही है। उनकी जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे वो लाभार्थी वर्ग को एड्रेस करती है, उनकी तरफ कोई काम नहीं होता है। और आप देखेंगे कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर को देखेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तेज़ी से काम 15 साल में कांग्रेस के शासन में हुआ था वो काम शायद आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई क्योंकि उनको एक तरह से ट्रिक मिल गई है कि चुनाव जीते कैसे जाते हैं। अगर आप प्रवासियों को, पूर्वांचली लोगों को आप एड्रेस कर लेंगे तो आप दिल्ली का चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि उन सीटों पर वो डोमिनेंस में हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास का वोट इग्नोर भी कर दें तब भी आप दिल्ली में चुनाव जीत सकते हैं, ये बात आम आदमी पार्टी को पता है। और बीजेपी एक नेशनल अल्टरनेटिव ही देना चाहती दिल्ली में, वहाँ पे भी वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनका जो दांव होता है कि प्रवासियों के बीच में है और जो पूर्वांचलियों के बीच में है वो कहीं ना कहीं दांव फीका पड़ता है। उनके पास पूर्वांचली लीडर भी नहीं है जो कि लोकल लेवल पे इन लोगों की समस्याएं सुनता हो और उस पर काम करता हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सांसद तो पूर्वांचली ले आएंगे पर विधायक पूर्वांचली नहीं ले आएंगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
और उसके पीछे रीज़न वही है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से मैसेजिंग करते हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी, बस जो फ्री मिल रही महिलाओं को घट जाएगा, 2100 रुपये नहीं मिलेंगे और जो फ्री बिजली फ्री पानी है वो नहीं मिलेगा। और ये प्रचार बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी कर लेती है और उसकी मैसेजिंग बेहतर तरीके से बीजेपी से हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो उनका वोटर है, ये बहुत बड़ा कारण है कि जो बीजेपी पूर्वांचली और प्रवासी वोटों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती है और उनका मन नहीं मोह पाती है। और इस वजह से वो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी तीसरा ये चुनाव होगा, अगर बीजेपी हार जाएगी तो 3 लगातार जो चुनाव होंगे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव वो हारेगी। इस बार बहुत बड़ा रोल कांग्रेस का भी है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस उभार की स्थिति पे है, कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को खींच रही है। और जो स्ट्रैटेजी भी आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस के दिल्ली के मजबूत नेता हैं उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। इससे भी बहुत मैसेजिंग जो कांग्रेस करना चाहती है उसको वो ग्राउंड पे ले जाना चाहती है और अपने वोट बैंक को फिर से उभारना चाहती है। कितना उसका इम्पैक्ट होगा कितना नहीं होगा, पर अगर झुग्गी झोपड़ियों के वोट और मुसलमानों के वोट में कांग्रेस सेंध लगा लेती है तो भी बहुत इम्पैक्ट आ सकता है और बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है। भले इस बार कांग्रेस को सत्ता ना मिले और वो विपक्ष में बैठें, पर अगर कांग्रेस अच्छा कर लेगी तो जो अगली विधानसभा की लड़ाई होगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी और आम आदमी पार्टी का जो प्रभुत्व है दिल्ली में वो कम हो सकता है। तो ये जो राजनीति है उसका भविष्य क्या होगा? भविष्य यही है कि कोई भी पार्टी हो वो प्रवासियों को इग्नोर नहीं कर सकती है। उनका अच्छा खासा वोट है और वो अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनके लिए जब भी वोट होगा, तो जब भी नेशनल इलेक्शन होंगे वो मोदी को चुनेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि देश ज़्यादा बड़ा है तो वो हमेशा नेशनल अल्टरनेटिव के रूप में बीजेपी को देखेंगे। जब भी राज्य के चुनाव होंगे तो उनकी अपनी जो समस्याएं हैं, उनकी जो अपनी इच्छाएं हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, तो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो ये भविष्य इसी तरह से चलने वाला है और अगर आम आदमी पार्टी ऐसे ही योजनाओं की घोषणा करती रही तो वो पूर्वांचलियों के लिए और प्रवासियों के लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पर हमेशा रहेंगे और एक तरह से आकर्षण का केंद्र रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए उनको हमेशा ही वोट मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नेशनल लेवल पे काम नहीं किया, वो अपनी योजनाओं को दिल्ली में नहीं उभार पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं दिल्ली में वो ओवर शैडो कर देती हैं बीजेपी की योजनाओं को। और इस वजह से भी आप देखेंगे कि इम्पैक्ट होता है। जनता ये समझती है कि उनका फ़ायदा कहाँ है। वो आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनसे उनको विधानसभा में अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनेंगी और लोकसभा चुनाव में जब भी देश की बात आती है तो वो हमेशा नरेंद्र मोदी को चुनते हैं। और इसीलिए 3 बार से 7 के 7 सांसद बीजेपी से चुन के आ रहे हैं और कितनी भी कोशिश कर लें, गठबंधन कर लें, आप अपना सांसद चुन के नहीं दे पा रहे हैं। ये हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। और रही बात विधानसभा में, दिल्ली में बहुत कोशिशें कर ली बीजेपी ने, लास्ट के 2 चुनाव में उन्होंने देख लिया वो हमेशा मुँह की खाते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं उसको बीजेपी एड्रेस करने में पूरी तरह से विफल रही है। तो भविष्य में भी जो प्रवासी वोटर हैं वो दिल्ली की राजनीति को इसी तरह प्रभावित करेंगे। जो दिल्ली के प्रवासी वोटर्स हैं वो इसी तरह से दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करते रहेंगे और उनका प्रभुत्व तो हमेशा रहेगा। कोई पार्टी उनको इग्नोर नहीं कर सकती और दिल्ली की राजनीति आगे आने वाले सालों तक ऐसी ही चलती रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये संख्या भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे लोग आना हमेशा लगा रहेगा और ये संख्या आप देखेंगे बढ़ती ही रहेगी। उस तरह से सरकारें सुविधाओं को बढ़ा पाएंगी कि नहीं बढ़ा पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। पर आप राजनीतिक तौर पर देखेंगे, राजनीति में प्रवासियों के लिए आवाज़ बनने वाली पार्टी का ही विधानसभा में एक तरह से प्रभुत्व रहेगा। ये इस राजनीति का हमेशा केंद्र रहने वाला है, उससे हटकर आप नहीं सोच पाएंगे। अगर आप हटकर सोचेंगे तो आप सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकते हैं और ये आप हिस्टोरिकल 10 साल में देख रहे हैं और इस बार चुनाव में भी उनका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये थी हमारी पेशकश जो पूर्वांचलियों और प्रवासियों पर दिल्ली के वोट बैंक का प्रभाव है उस पर। आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और आप देखते रहिए झलको दिल्ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। झलको झलको